अल्लाह बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हार्दिक पटेल ने आज हुंकार भरी गुजरात में, लेकिन इसी के साथ एक नया सवाल देश के सामने खड़ा हो गया है कि क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान में आरक्षण के लिए जगह होनी चाहिए? क्या आरक्षण के जरिए करिश्माई शख्सियत को सामने रखकर जब लाखों लोग को अपनी रैली में शामिल कर लेता है हार्दिक पटेल जैसा 22 साल का नौजवान, तो वो सियासत में अपनी सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी कर रहा है? क्या घिर गई है गुजरात सरकार? कई सारे सवाल हैं जो सामने आते हैं, जिन सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। वो सबसे पहले यही कि हार्दिक के आने वाले चुनाव में गुजरात सरकार के लिए क्या खतरा बन सकते हैं? आरक्षण की मांग को लेकर हार्दिक ने सरकार को क्या फंसा दिया है? 21वीं सदी के भारत में आरक्षण की मांग किस नजरिए से सही है? आरक्षण के बहाने क्या हार्दिक सियासी महत्वाकांक्षा सिर्फ साध रहे हैं? आरक्षण के आंदोलन से सरदार पटेल का नाम जोड़ना क्या सही है या फिर उनका अपमान है? क्योंकि यहां तक कहा है आज हार्दिक पटेल ने कि अगर वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो आज मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको पहले सुना देते हैं क्या क्या कहा है। पूरे नेता वाले शब्द हैं, अंदाज है। कह रहे हैं हार्दिक पटेल की हक नहीं मिला तो छीनना आता है, अब लंका में नहीं बचेगा कोई रावण। सुनिए। पूरे गुजरात में शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 लोगों से, आज पूरे गुजरात में 50 लाख लोग पार आ गए और सिर्फ एक ही बात हो रही है, हमें हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। अगर दोगे तो प्यार से लेके, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। और इस देश के विकास में आज भी हम पछता रहे हैं कि काश लौह पुरुष अखंड भारत के शिल्पी, समस्त हिंदुस्तान के चतुर राजनेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हम बाहर ना निकलते। 2017 आ रहा है, कादों में कीचड़ नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल शानदार से आन से। अगर इन लोगों के हृदय पर, इन लोगों के दिल के पर एक भी तर का चोट आया है ना, तो उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। आंदोलन कब तक ले जाना है? आंदोलन कब तक ले जाना है? कल भी बुलाएंगे, आएंगे आप सब। कल भी बुलाएंगे, आएंगे आप सब। कल बोलेंगे जेल में जाना है, आएंगे आप सब। परसों बोलेंगे गांधीनगर जाना है, आएंगे आप। बाद में भी बोलेंगे दिल्ली जाना है, जनता मंतर, आएंगे। दिल्ली जाना है, आओगे। जेल में जाना है, आओगे। रेल पर उतरना है, आओगे। जेल में जाना है, आओगे। राजधानी रोकना है, आओगे। राजधानी रोकना है, आओगे। हर गांव में, हर शहर में अन्न नहीं जाना चाहिए, तैयार हो? हर गांव से एक भी अन्न का दाना शहर में नहीं जाना चाहिए, तैयार हो? भाषा पूरी नेताओं जैसी है और जिस तरह के लहजे में वो बोल रहे हैं ऐसा साफ है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन इसी के साथ आरक्षण के मुद्दे पर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे और उम्मीद है, हालांकि खुद हार्दिक पटेल को हमारे साथ बहस में शामिल होना था, लेकिन चूंकि ओबी वैन्स वहां से हटा दी गई हैं, लाइव नहीं हो पा रहा है, फोन पर उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं हम। जल्दी वो फोन लाइन पर हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि इस सोच को समझना और फिर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जेएस राजपूत जी हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर एनसीईआरटी के इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ सुनील अलग जी चेयरमैन एसके एडवाइजर्स के कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल होंगे। शिव खेड़ा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले जेएस राजपूत जी आपके पास आते हुए, ये आज की सदी में हिंदुस्तान में पटेल समुदाय, और सबसे बड़ी बात है कि लाखों की तादाद में आज लोग जुटे इस रैली में पटेल समुदाय के लिए जो ये आरक्षण की मांग है। सबसे पहले तो सरसरी निगाह से अगर आज के हिंदुस्तान में इसको देखें और हमेशा से जो आरक्षण से जुड़ी हुई मांगे और आंदोलन इस देश में होते हुए आपने देखा है, उसमें आप हार्दिक पटेल और इस पटेल आंदोलन को कहां खड़ा देखते हैं और कितना सही? देखिए, जिस ढंग से राजनीति इस क्षेत्र में बढ़ी है पिछले दशकों में जी, और हमने हर एक नेता ने कोशिश की है कि वो आरक्षण के द्वारा अपना नेतृत्व स्थापित करे, अपना स्थान स्थापित करे, उसको देखते हुए ये उसी का एक हिस्सा माना जाना चाहिए।
संविधान सभा इस देश की ऐसी थी जिसका बुद्धि तत्व अद्भुत था, और वैसा बुद्धि तत्व किसी भी बाद में संसद में हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। उन्होंने इस पर बड़ी चर्चा की थी, और डॉक्टर अंबेडकर साहब एक शब्द इस्तेमाल करना चाहते थे, बैकवर्ड, वो हो नहीं पाया। बाद में हमने ओबीसी शब्द इस्तेमाल किया, सब किया। मैं इसको शिक्षा की दृष्टि से देखता हूँ। जो समाज का वंचित वर्ग है उसके लिए सबसे बड़ा आरक्षण क्या था? सबसे बड़ा आरक्षण तो था कि जो संविधान ने कहा था उसको सबने स्वीकार कर लिया था। उसको और सुदृढ़ करना था तो आपको अच्छे स्कूल देने चाहिए थे। अगर कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में हमने समाज के नीचे के हिस्से के सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको जगह दी होती, और ये देखा होता कि 10 साल 15 साल 20 साल में उन्हें शिक्षा मिल जाती, तो आज कोई भी वर्ग आरक्षण नहीं मांगता। ये आरक्षण मांगने की बात का एक और अंतर है। हमारे संविधान सभा में एक राष्ट्र नीति दृष्टि थी। वे राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचते थे। वहाँ व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता था, परिवार के बारे में नहीं सोचता। आज वो राष्ट्र दृष्टि बिल्कुल समाप्त हो गई है, और हम एक राजनीतिक दृष्टि में फंस गए हैं। बिल्कुल। इस दृष्टि में दो ही पक्ष हैं, एक मैं और मेरे अपने, और दूसरा अगला चुनाव। इनकी जो दूरदृष्टि है बिल्कुल वो केवल अगले चुनाव तक सीमित होती है। राजपूत जी, इसी से पता चलता है सर, ये इसी से पता चलता है कि आज जब इस मुद्दे पर हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहा कि आप भी इस बहस में शामिल होइए, तो कोई तैयार नहीं हो रहा है, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी पार्टी से, क्योंकि आरक्षण सीधे सीधे वोट से जुड़ा हुआ मामला है, इनके लिए चुनाव का मामला है। और इसीलिए यह भी दिखता है कि हार्दिक भी यही चाहता है कि कहीं ना कहीं आरक्षण को वो सीढ़ी बनाए राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। नहीं, ये तो चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व सक्षम नहीं हो सकता। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, और जिस नेतृत्व के उभरने की प्रतीक्षा पता नहीं देश को कब तक करनी पड़ेगी। कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे, न अपनी पार्टी का सोचे, न और चीजों का सोचे, केवल देश का सोचे, तब जाकर के उसको निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। कल आप जाटों का आंदोलन हुआ था, बिल्कुल उन्हें दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आज अगर हम पटेलों के लिए देते हैं, और मैं जहां तक जानता हूं सभी की राय है कि पटेल वर्ग इतना पिछड़ा हुआ नहीं है जितने अन्य अनेक वर्ग हैं। उसके बाद इतनी मांगे बढ़ती जाएंगी कि समाज का विघटन जो है लगातार बढ़ता जाएगा। मैंने कक्षाओं में देखा है, मैंने महाविद्यालयों में देखा है, जहां मैंने काम किया है, कि जब हम एक बच्चे को जो बैठता है उसको कुछ विशेष सुविधा देते हैं, और उसके बगल वाले को जिसकी स्थिति उससे खराब होती है उसे नहीं देते हैं, तो दोनों के बीच में कैसी स्थितियां पैदा होती हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं में विद्यार्थी दो वर्गों में बढ़ जाते हैं। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूं कि संविधान सभा ने जो तय किया था वो उचित था, और उन्होंने भी एक शर्त कही थी कि इसका पहले 10 साल और थोड़ा बहुत बाद में आपने बढ़ाया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 10 साल 20 साल 25 साल बाद कोई दल इतना साहस करेगा कि उसको अलग करे। कितने आश्चर्य की बात है कि राजनेता ये भी नहीं देखते कि जिन लोगों ने 3 पीढ़ियों इसका लाभ लिया है, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, जिन्होंने 4 बार 3 बार सांसद रहे हैं, ऐसे लोग क्यों नहीं कहते कि नहीं, हम इसका आरक्षण से अपने को बाहर कर रहे हैं। और ऐसा अगर होता तो देश में नई जागृति आती है, एक नई सद्भावना बन सकती है। आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है। मुझे अच्छा लग रहा है, एक छोटी सी लहर है, अभी उसने बड़ा रूप नहीं लिया है, लेकिन ले शायद देश के हित में सोचने की बात तो कम से कम चली। अगर आरक्षण में से भी लोग बाहर निकल कर आए तो अपना आत्मसम्मान बढ़ेगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, और एक नई दिशा देश में पैदा हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि इस दिशा में काम करना चाहिए, और हर वर्ग को ये मांगना चाहिए कि हमें स्कूल चाहिए। सबसे पहली मेरी आवश्यकता है, मैं कमजोर हूं तो मेरे को निःशुल्क शिक्षा दीजिए, मेरा स्कूल चलना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश के स्कूलों में है कि 300 बच्चे हैं, एक अध्यापक वो भी नहीं जाता, एक हेडमास्टर 4 स्कूलों का हेडमास्टर। अच्छे आप आरक्षण दे भी देंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो बात आपने बताई है, ये स्कूल हो, टीचर हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, ये कोई आंदोलन, युवा क्रांति जिसे कह रहे हैं हार्दिक पटेल, ये समझना बहुत जरूरी है कि अपंग बनकर क्या आरक्षण की बैसाखी लेकर
युवा इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी सशक्तिकरण की राह खोजना चाहता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हार्दिक पटेल जैसे युवाओं को देना होगा, जो आंदोलन की बात, नेतागिरी की बात, बड़े बड़े रैलियों की बात कर रहे हैं। लेकिन आइए आपको पहले दिखाते हैं, अहमदाबाद में आरक्षण की महारैली के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लिया था। जिस बिरादरी ने गुजरात समेत पूरे देश में अपना लोहा मनवाया है, उसी लौह पुरुष का नाम लेकर हार्दिक पटेल ने आरक्षण की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। सरदार की धरती से फिर उठी है आवाज। कभी आवाज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समाज की थी। उस पटेल समाज के नेता थे सरदार पटेल। आज ये आवाज है 22 साल के हार्दिक पटेल की। सरदार की सरजमी का ये नया पटेल है। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। और गुजरात में मचा ये नया रण है। और इस देश के विकास में आज भी हम पछता रहे हैं कि काश लौह पुरुष, अखंड भारत के शिल्पी, समस्त हिंदुस्तान के चतुर राजनेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हम बाहर ना निकलते। सरदार पटेल ने छोटी छोटी रियासतों में बटे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वो किसी एक समाज के नहीं, पूरे देश के नेता थे, आदर्श थे, लौह पुरुष थे। लेकिन आज का नया पटेल आक्रोश में है, क्योंकि इसका मानना है कि लंबे अरसे से पाटीदार समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है। बात यह है कि इस पूरे समाज ओबीसी में 146 कास्ट है, वो सब लोग बाहर आने चाहिए। वो सब लोग चाहते हैं कि पाटीदार समाज ने हमारे विकास में सहभागी बहुत बने हैं। आज उन लोगों की जरूरत है तो हमें सहभाग देना चाहिए। 22 साल के हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत समिति के सदस्य हैं। हार्दिक गुजरात के कड़ी तालुका के रहने वाले हैं। इनके पिता भरत भाई पटेल बीजेपी कार्यकर्ता हैं। हार्दिक ने 3 साल पहले अहमदाबाद के सहजानंद कॉलेज से बीकॉम किया है। पटेल गुजरात के सबसे धनी समुदाय में शुमार हैं। ज्यादातर हीरा कारोबारी पटेल समाज के हैं और ये पाटीदार समाज अमेरिका तक अच्छी धमक रखता है। फिर इन्हें आरक्षण की भला क्या जरूरत है? इस पर हार्दिक पटेल जो दलील देते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल को भी कटघरे में खड़ा करती है। हार्दिक के मुताबिक जिस गुजरात मॉडल से भारत और दुनिया परिचित है वो सच नहीं है। गुजरात के गांव में आपको असलियत दिखेगी। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने लिखाने के पैसे नहीं है, अधिकांश युवक बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या में पटेल किसान अपनी जमीन बेच चुके हैं और अब उन्हें रोजी रोटी के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। हम पहली बात के 49% ज्यादा नहीं मांग रहे, हम 27% जो ओबीसी है यहाँ पर उसमें मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो ऐलान है वो इसमें बीच में नहीं आता। यहाँ गुजरात गवर्नमेंट कर सकती है फैसला, गुजरात गवर्नमेंट के हाथ में है। हार्दिक पटेल के ये दावे कितने सही हैं, इसके तो फिलहाल कोई आंकड़े नहीं। लेकिन आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार समाज अब तक 70 छोटे बड़े आंदोलन कर चुका है। हालांकि सुर्खियां सबसे ज्यादा 22 साल के इस नए पटेल के आंदोलन को ही मिली है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी लेता है हार्दिक पटेल। ये कहता है कि इस आंदोलन के जरिए हम तस्वीर बदलेंगे। वो ये कहता है कि अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हमें छीनना आता है। अब कोई रावण नहीं बचेगा लंका में। कंधे पर बंदूक लेकर जीन्स पहनने वाला 22 साल का ये युवा पटेल समुदाय को आरक्षण के नाम पर इकट्ठा तो कर रहा है, भाषणबाजी भी कर रहा है, लेकिन वो भी ये जानता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती हैं 50% से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता है। 50% आरक्षण मिल चुका है। अब ऐसे में आखिर क्या सिर्फ एक आंख मिचौली का खेल है राजनीति आगे ले जाने के लिए एक शख्स की तरफ से? हालांकि वो कहता है कि नौकरियों में नहीं, कम से कम जो स्कूली एडमिशन है, कॉलेज में एडमिशन है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन है, उसमें आरक्षण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मांगे उसकी अपनी तरह, सियासत की राह शायद उसके लिए अपनी जगह, लेकिन इस बीच
वो हिंदुस्तान जो आगे बढ़ने की राह देख रहा है आरक्षण की बैसाखी पर। और कितना आरक्षण? सवाल यह है कि क्या आरक्षण का मुद्दा उठाकर सियासी सीढ़ी चढ़ने की महत्वाकांक्षा रखने वाले हार्दिक पटेल ये समझ भी पा रहे हैं कि जिस युवा क्रांति की वो बात कर रहे हैं उसको वो आरक्षण की बिसात पर एक शव और मात का खेल बिछाना चाहते हैं। जो पटेल समुदाय के, ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखिए सुबह 7 बजे तक 2 लाख लोग आ गए थे। दावा है कि 8-9 लाख लोग इस रैली में शामिल हुए। इन दावों के बीच सच्चाई यह है कि लाखों की तादाद में आज लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे और ये अब हम आपको एरियल शॉट्स दिखा रहे हैं हार्दिक पटेल को सुनने के लिए। इस तरह के नारे, हार्दिक हार्दिक नाम के नारे वहां पर लग रहे थे गुजरात में। पटेल समुदाय एक संभ्रांत समुदाय रहा है गुजरात का, कारोबारी समुदाय जिसमें वो कपड़े से लेकर हीरा सबसे ज्यादा इसके व्यापार में शामिल रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में सरकारी नौकरियों में, तमाम नौकरियों में, टीचर की नौकरी में, हर तरह की नौकरी में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अचानक पटेल समुदाय एक संभ्रांत समुदाय के लिए, जबकि ये बहस हमेशा चलती है कि जो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं उनको आने लाने की कोशिश होनी चाहिए आरक्षण के जरिए, इसमें पटेल जैसे संभ्रांत समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कहां